कनक राज्य बहुत ही बड़ा राज्य था, जिसकी सीमा दूर दूर तक थी। और इस राज्य की बड़ी सीमाओं और खुशहाल होने का कारण था अभिकरण, एक महान योद्धा। राजा हिरण्य को ये बात जरा भी नहीं जचती थी कि अभिकरण का नाम उनसे ज्यादा चर्चित है। ऐसा बेहतरीन योद्धा इस राज्य की झोली में आ गिरा और इसे वरदान की जगह श्राप समझने की भूल कर दी हिरण्य ने। आज हिरण्य ने अभिकरण को कमरे में बुलाया। और अभिकरण, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? राजा बनना पसंद करोगे? महाराज, मैं केवल एक दास हूं इस मातृभूमि का। संकोच कैसा? हमने तो मंत्रियों से यही सुना है कि जब भी कोई कनक राज्य का नाम सुनता है तो वो सबसे पहले अभिकरण का नाम लेता है। मेरी निष्ठा केवल मातृभूमि के लिए और इसके लोगों के लिए है महाराज। अच्छा, पर आज के बाद जो भी इस राज्य में तुम्हारा नाम लेगा उस पर 100 कोड़े बरसेंगे। मैं और मेरे साथ जो भी युद्ध में शामिल हुए थे वो इस अन्याय का कभी साथ नहीं देंगे। भले ही आप राजा हैं, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं दे सकता। अगर आप इसे विद्रोह मानते हैं तो यही सही। ये जो योद्धा तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम इनकी बात कर रहे हो? तभी अभिकरण के साथ खड़े सैनिक उसके पीठ पर वार कर देते हैं। आज का समय कनक महल का खंडर कनकपुर शहर में बहुत ही मशहूर था, पर इसके प्रसिद्ध होने का कारण इसकी ऐतिहासिक कहानी नहीं, बल्कि एक बुरे साये का खौफ था। लोग शाम होते ही यहाँ भटकना भी बंद कर देते थे। गिरीश नाम का एक हवलदार आज इसी खंडर के पास एक आदमी से रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा था। लाओ, पैसे लाओ। नहीं साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं देगा तो तुझे लॉकअप में डाल दूंगा। पर मैंने कुछ किया थोड़ी ना है साहब, बस आपको हफ्ता देने से मना किया है। आप तो रोजगार का पैसा पाते हैं ना सरकार से, तो आप मुझ जैसे गरीब को परेशान क्यों कर रहे हैं? जुबान लड़ाता है हाँ? नहीं साहब, हफ्ता देता हूँ। निकाल पैसे। क्या हुआ? इतना तो डंडे से मार खाने पे भी नहीं चिल्लाया तू, जितना पैसे देने पे चिल्ला रहा है। पीछे पीछे पीछे। क्या है पीछे? ये भयानक दृश्य देखकर वो आदमी बेहोश हो जाता है। वो भयानक भूत उसे कुछ नहीं करता। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और आदमी होश में आता है। अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया? शायद ये बस एक सपना था। वो आदमी बहुत डरा हुआ था और सब चीजों को सपना समझकर भूल जाना चाहता था, पर जल्दी ही उसे खून के कुछ धब्बे दिखते हैं और उसका वो सपना चूर हो जाता है और वहाँ से भागते हुए वो सीधा पुलिस थाने चला जाता है, जहाँ पर 4 पुलिस वाले मौजूद होते हैं। सर वो। अरे क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? आओ और आराम से बैठकर बताओ। वो मैं कल उस वीरान खंडहर के पास गया था, तभी वो राक्षस मार दिया, उस हवलदार को मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? किस हवलदार को मार दिया? और राक्षस? कैसा राक्षस? अरे क्या बोल रहा है? थोड़ा धीरे बोल ताकि हम सही से समझ पाए। हाँ साहब, मैं बताता हूँ। कल गिरीश साहब हफ्ता लेने आए थे, पर मैंने इनकार कर दिया तो मुझे खंडहर में ले गए। उनके मार के डर से जैसे ही मैंने पैसे दिए, अचानक एक भयानक राक्षस वहां आ गया। क्या? तुम क्या कह रहे हो? दिमाग ठिकाने पे तो है तुम्हारा? गिरीश हमारा साथी है और हम में से कोई हफ्ता नहीं वसूलता। रतन, नंदू, यहाँ तुम्हारे रिश्वत की पूछताछ नहीं चल रही है। उससे गंभीर बात यह है कि गिरीश मारा गया है।
विक्रम, तुम इसकी राक्षस वाली बात पर सच में भरोसा कर रहे हो? जरूरी नहीं कि उसे राक्षस ही दिखा हो, देखने में धोखा हो गया होगा। और हम पुलिस वाले हैं, जांच करना हमारा काम है, फैसला करना नहीं। माफ करना विक्रम, बस इसकी बातें सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया था मुझे। और तुम दोनों, तुम हफ्ता लेते हो या नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी साहब, तुम हमें वहां ले चलो जहां तुमने गिरीश को मरते देखा। नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगा वहां उस राक्षस के पास। कल तो मैं बच गया, पर आज मुझे वो नहीं छोड़ेगा। माफ करना, पर शायद तुम इस विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे। ये जो तुम कहानी बता रहे हो, जब तक इसका सबूत नहीं मिलता, ये कहानी ही मानी जाएगी, और तब तक तुम भी शक के घेरे में हो। साहब, मैं आपको जगह बता देता हूँ, और अगर आपको शक है मुझ पर, तो आप मुझे लॉकअप में अभी डाल दीजिए, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। चलता है या नहीं? आप तो बस मारेंगे, वो जान से मार देगा, मैं नहीं जाऊंगा। विक्रम और उसके सभी साथी उस आदमी को इस कदर डरा देखकर इस पर और जोर नहीं डालते, और उस आदमी के बताए हुए जगह पर वो सभी चले गए। चारों पुलिस वाले गिरीश की लाश के सामने जाकर खड़े होते हैं। गिरीश की मौत बिल्कुल जैसा उस आदमी ने कहा था, उसी तरह उसकी गर्दन मरोड़ कर की गई थी। बेचारा गिरीश, इसे तो सच में मार दिया गया है। सर, इसकी हत्या जरूर इस खंडहर में रहने वाले राक्षस ने की होगी। यहाँ पर फिक्शन की बात मत करो, हमें केस इन्वेस्टिगेट करना है, सुराग की तलाश करो। सर, आप नहीं जानते, लोग इस खंडहर के आसपास भी नहीं भटकते शाम होने के बाद। यहाँ पर कई लोग मारे जा चुके हैं, पर कभी पता नहीं चला कि उनकी मौत का कारण क्या है। नंदू सही कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। शशि, तुम पुलिस वाले हो या छोटे बच्चे, ऐसी अफवाहों पर भरोसा कर रहे हो? अपनी ड्यूटी पूरी करो, ठीक है? जैसा विक्रम कहता है वैसा करो। अगर मान ले कि तुम दोनों की बात सही भी है, तो इसका मतलब हमारा शक और भी पक्का हो जाता है कि इस खंडहर में रात के बाद कोई ना कोई जरूर लोगों का कत्ल करता है, और हर बार राक्षस की आड़ लेकर बच जाता है। हाँ विक्रम, सही कह रहे हो। शाम होने वाली है, थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं। अगर कोई अंधेरा होने के बाद भी यहाँ नहीं दिखाई देता है, तो हम खुद खंडहर में चले जाएंगे। हाँ अखिल, सही कहते हो। और इन्वेस्टिगेशन 1-2 दिन तक रोकना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंदू, रतन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई इंसान है जो लोगों के डर का फायदा उठा रहा है। विक्रम, अखिल और दोनों हवलदार खंडहर के पास से छिपकर शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, पर वहाँ पर एक इंसान भी नहीं दिखाई पड़ता, और पूरे खंडहर में एक घोर सन्नाटा छा जाता है। लगता है कि ये शख्स खंडहर के अंदर ही है। तो क्या हम अंदर चलें? नहीं सर, हमें बख्श दो, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। विक्रम सर, आप यहाँ कुछ ही समय पहले आए हैं, तो शायद आप जानते नहीं हैं। हम बचपन से यहाँ आते जाते हैं, हमने यहाँ की बहुत कहानियां सुनी है। लोग यहाँ पर शाम के बाद किसी वजह से नहीं आते। आप भी हमारी बात मान लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जी सर, प्लीज। अगर तुम दोनों को इतना ही डर लग रहा है, तो ऐसा करो कि तुम दोनों बाहर पहरा दो, मैं और अखिल अंदर जाकर चेक करते हैं। जी साहब। विक्रम की बात सुन नंदू और रतन बाहर पहरा देने के लिए रुकते हैं, और अखिल विक्रम के साथ अंदर जा रहा था। दोनों ने अपनी बंदूक तान रखी थी। विक्रम आगे और अखिल उसके पीछे पीछे उसका साथ देते हुए। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, थोड़ा ध्यान से अखिल, आगे कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं एकदम चौकन्ना हूँ, जो कोई भी है, लेकिन गिरीश की जिंदगी जाया नहीं जाने देंगे हम। उसकी मौत के पीछे जो कोई भी है, उसका पर्दाफाश जरूर करेंगे। तभी अखिल और विक्रम के पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। कौन है? बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो। आखिरी मौका है तुम्हारे लिए, वरना हम शूट कर देंगे। ये तो नंदू और रतन की आवाज लगती है। जल्दी अखिल, चलो मेरे साथ। विक्रम और अखिल नंदू और रतन की चीख सुनकर भागते हुए उनकी तरफ जाते हैं।
जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पाते हैं कि नंदू मर चुका है और रतन कहीं गायब है। ये हो क्या रहा है? इतनी आसानी से गर्दन काट देना और रतन भी नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करें विक्रम? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी दर्दनाक मौत कोई कैसे दे सकता है, वो भी इतने कम समय में। हमें भाग जाना चाहिए विक्रम, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। डर सबको लगता है अखिल, खुद पर थोड़ा काबू रखो। और हम करेंगे क्या? अगर राक्षस वाली बात सच निकली तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये तो रतन की आवाज है, अंदर से आ रही है। चलो जल्दी चलो। अखिल और विक्रम दोनों भागते हुए खंडर के अंदर जाते हैं और सामने का दृश्य देखकर सन्न रह जाते हैं। एक लंबा राक्षस हाथों में फरसा लिए रतन के ऊपर पैर रखकर खड़ा था और रतन बेहोशी की हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ था। कौन हो तुम और इसे क्यों मार रहे हो? छोड़ दो इसे, छोड़ दो प्लीज। हाँ, इसे छोड़ने के बदले किसके प्राण लाकर दोगे मुझे? क्या? मैं समझा नहीं। मैंने कहा कि इस तुच्छ के बदले किसके प्राण लाकर दोगे मुझे? तुम्हें अगर किसी को मारना ही है तो मुझे मार दो, बस इन दोनों को छोड़ दो। तुम्हारे प्राण का मैं क्या करूंगा? मुझे जो तुम्हारे साथ है उसके प्राण चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मुझे मत मारो विक्रम, तुम मेरी जान तो इसे नहीं दोगे ना? नहीं अखिल, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी जान का सौदा कभी नहीं करूंगा। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे साथ जो 3 लोग आए थे वो सभी के सभी भ्रष्ट हैं। कत्ल, धोखा, रिश्वत, ये इन सब की फितरत में है। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है इन्होंने। तो अपना निर्णय लो कि इन भ्रष्ट लोगों के साथ मरना चाहोगे या इनका जीवन तौलकर अपने आप को बचाना चाहोगे? ये तुम क्या कह रहे हो? ये भ्रष्ट है या नहीं इसका पता तुम्हें नहीं है, और मैं किसी का जीवन किसी की तुलना करके किसी तुला पर तौल नहीं सकता। ये मेरे हाथ में नहीं है और ना ही ये मेरा काम है। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूंगा कि इन्हें छोड़ दो इन्हें। तो मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? विक्रम तो अपनी जान दे रहा है ना, बस मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें अपनी जान दे रहा हूँ। इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कोई नहीं बचेगा। तभी वो राक्षस अपने फरसे से बेहोश रतन का गला काट देता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी जान दे रहा हूँ, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? प्लीज इसे छोड़ दो। क्यों? आखिर क्यों? जब हमें मारना ही था तो तुमने आखिर ऐसा सवाल क्यों किया हमसे? हमें उम्मीद क्यों दी? सिर्फ हमें तड़पता देखने के लिए? वो सवाल तुम्हारे लिए नहीं थे, भ्रष्ट लोगों के लिए थे। ऐसे ही भ्रष्ट लोगों की वजह से मेरी मृत्यु हुई थी, और तब से मुझे जो भी भ्रष्ट व्यक्ति मिलता है मैं उसके प्राण हर लेता हूँ। ये कहकर वो योद्धा वहाँ से गायब हो गया और विक्रम अपने साथियों की तरफ देखने लगा।